नमस्कार साथियों। आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह सरकार के 3 अंग, इसी तरह संसद के 3 अंग हुए। ठीक। यदि आपको एग्जाम में कोई पूछे सरकार के अंगों के बारे में तो आप लोग यही बताएंगे: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि संसद के बारे में पूछा जाएगा तो आप राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बताएंगे। अब हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक। इस व्यवस्थापिका को विश्व के देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, भारत में संसद कहा जाता है, और ब्रिटेन में संसद कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, और इज़राइल में नेसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भारत और ब्रिटेन में संसद ही कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतर हिस्सा भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित था 75% लिया गया है, और वहीं की शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। ठीक। व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका का पहला कार्य है विधि निर्माण करना। और विधि की बात है तो आप जानते होंगे, उदाहरण के रूप में आप विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ भी एक शासन व्यवस्था होती है। प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, और लोग होते हैं। वहाँ आपके लिए नियम लगाए जाते हैं कि समय से आना है, अपने अपने क्लास में ड्रेस, इस तरह एक रूल नियम, वहाँ भी एक कानून है। उसी तरह इस देश के शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। और विधि का निर्माण कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है। ठीक। अगला प्रशासनिक कार्य और कार्यपालिका संबंधी कार्य। प्रशासनिक कार्य आप जानते हैं, शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है, ब्रिटेन में पाई जाती है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का वो जन्मदाता कहलाता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता कौन कहलाता है? ब्रिटेन कहलाता है। ठीक। तो जब ये इसके प्रति उत्तरदायी है तो स्वाभाविक है कि ये कार्य अच्छे तरीके से करेगी, उसके नियंत्रण में रह के करेगी। और जब एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे तो वो उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सिद्धांत में, व्यवहार में ऐसा नहीं। अध्यक्षीय में भी कुछ न कुछ इस पे व्यवस्थापिका का नियंत्रण बना रहता है। ठीक। और वित्तीय संबंधी कार्य। वित्त क्या है? बिना पैसे के कोई भी कार्य संपन्न ढंग तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो जो व्यवस्थापिका होती है उसके वित्त पर अधिकार होता है, और प्रशासनिक अधिकारियों और अपने बजट के माध्यम से वित्तीय कार्य करवाती है, और समय समय पर जो पैसे का व्यय होता है विकास के कार्यों में, उसके लिए जांच समितियां बैठाती है। क्या ये धन सही ढंग से उपयोग हुआ कि नहीं? यदि नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाती है। ठीक। न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी करती है। ठीक। और
कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है? प्रश्न पूछकर, किसी विधेयक पर बहस करवा के, इन इत्यादि चीज़ों से वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार हम व्यवस्थापिका के बारे में उसके कार्यों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन इसका गठन कैसे होता है? व्यवस्थापिका का गठन दो प्रकार का होता है। एक सदनी व्यवस्थापिका होती है, एक द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है। इसका मतलब जिस देश में केवल एक सदन हो, अर्थात निम्न सदन, वहाँ एक सदनी होती है। जिन देशों में दो सदन होते हैं, अर्थात निम्न सदन और उच्च सदन, वहाँ व्यवस्थापिका द्विसदनी होती है। व्यवस्थापिका का गठन, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का गठन कैसे होता है? एक सदनी व्यवस्थापिका। एक सदनी का तात्पर्य हमने शुरू में बताया ही था। जैसे संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन। एक को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। दूसरे को क्या कहते हैं? उच्च सदन। निम्न सदन, इसी को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन, इसी को राज्यसभा कहते हैं। तो एक सदनी व्यवस्थापिका अर्थात एक ही सदन का होना, यानी कि निम्न सदन का होना, एक सदनी व्यवस्थापिका कहलाती है। यह किन देशों में पाई जाती है? यूनान में, यूगोस्लाविया में, चीन में, पाकिस्तान में, तुर्की आदि देशों में एक सदनी व्यवस्थापिका है। एक सदनी व्यवस्थापिका का प्रचलन 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ विचारक मानते हैं कि एक सदनी व्यवस्थापिका ही सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। क्यों? जो निम्न सदन होता है वो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, और जो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है वो व्यक्ति जनता की समस्याओं को भली भांति ढंग से समझते हैं और सदन में वाद विवाद के माध्यम से उस समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनी व्यवस्थापिका है। जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में। कुछ विचारकों का मानना है कि द्विसदन का होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक सदन होता है, हो सकता है कि जो भी वाद विवाद के माध्यम से निर्णय फैसला देता है वो ज़्यादा सही ना हो, इसलिए उसको दूसरे सदन में लाया जाता है। दूसरा सदन उस विधेयक पर वाद विवाद करता है, बहस करता है। यदि उसे ठीक नहीं लगता है तो उस विधेयक को वापस कर देता है, स्थगन कर देता है उस विधेयक का। इसलिए दो सदन का होना अनिवार्य है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि व्यवस्थापिका के गठन में एक सदनी व्यवस्थापिका है, द्विसदनी व्यवस्थापिका है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सदनी व्यवस्थापिका वाले कौन कौन से देश हैं, तो आप यूनान, यूगोस्लाविया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की आदि देशों को जानते हैं। द्विसदनी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यहाँ द्विसदनी व्यवस्थापिका अपनाया गया है। ठीक। और व्यवस्थापिका का तात्पर्य ही संसद से लिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे व्यवस्थापिका का तात्पर्य क्या है तो आप क्या बताएंगे? संसद।